हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द रिज्यूम के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द रिज्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज या जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, हमारा जो पर्सनैलिटी होता है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारा कुछ डिस्कशन कर लिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द रिज्यूम। रेज्यूम के स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेज्यूम कहते किसे हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने ये वर्ड काफ़ी टाइम सुना होगा इंटरव्यू के लिए। जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, जब आपकी 12th हो जाती है, सो आप डेफिनेटली ट्राई करते हो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, ताकि उस रिज्यूम में आप आपके बायोडेटा को मेंशन कर सके। जैसे इंटरव्यूअर ईजिली आपके जो डिटेल्स या आप जो इन्फॉर्मेशंस पास ऑन करना चाहते हैं टू इन्फ्लुएंस द इंटरव्यूअर, वो ईजिली चेकआउट कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से डिटेल्स विल हैव टू मेंशन। ठीक है, कौन कौन से डिटेल्स मेंशन करना, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रिज्यूम का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि रिज्यूम इज अ समरी ऑफ क्वालिटीज़। ठीक है, रिज्यूम क्या होता है, इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो आप उसमें फ्रेशर मेंशन करोगे। ठीक है, ये क्या होता है जनरली, कैसा होता है, इसमें हम कौन कौन से डिटेल्स मेंशन करते हैं वो देख रहे हैं। सो अबाउट योर क्वालिटीज़, अबाउट द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। व्हाट डू मीन बाय द एकेडमिक? एकेडमिक इट मीन्स रिलेटेड टू योर एजुकेशन एंड योर स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। ठीक है, सो एकेडमिक एंड योर प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन होती है, आपका एजुकेशन कहाँ तक है, उसके रिजल्ट्स क्या है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें है ना। एंड देन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने प्रीवियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, आपने उसका एक्सपीरियंस लिया है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी इस रिज्यूम के स्ट्रक्चर में मेंशन करनी होती है। देन वी हैव योर अचीवमेंट्स एंड योर अवार्ड्स ऑफ द कैंडिडेट। मतलब अगर एज अ कैंडिडेट मेरी कुछ अचीवमेंट्स है जो मुझे मिले, या फिर कुछ अवार्ड्स मुझे मिले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या मेरे स्कूल कॉलेजेस से, सो ये सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पर मेरे रेज्यूम में मेंशन कर सकती हूँ टू इन्फ्लुएंस द इंटरव्यूअर। ठीक है, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द रेज्यूम के बाद देख लेते हैं कि और कौन सी डिटेल्स मेंशन होती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक कुछ कंक्लूजन्स आते हैं कि रेज्यूम जो होना चाहिए, इट शुड बी सिंगल A4 साइज पेपर होना चाहिए। अब सिंगल A4 साइज पेपर मतलब जैसे कि आप सप्लीमेंट्स बोलते हो, 2 पेजेस का होता है। सो उसी तरीके से आप पीस ऑफ पेपर लेके उस पर रेज्यूम बनाओगे तो इट इज़ नॉट गुड। आप रेज्यूम बना रहे हो तो 1 और 2 पेजेस का होना, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इट इज़ वेरी गुड इफ़ योर रेज्यूम इज ऑक्यूपाइंग 2 पेजेस और योर पेजेस शुड बी A4 साइज। ठीक है, देन रेज्यूम में जो भी कंटेंट्स वी आर गोइंग टू राइट, इट शुड बी इन अ clear and simple language. इसमें you are not required to add some technical and jargons. ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेजेस मत यूज़ करना है आपको, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ पर आप सिंपल एंड क्लियर कट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पास ऑन कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज ये अल्टीमेटली आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं इनको इन्फ्लुएंस कर देता है आपसे डायरेक्टली। ठीक है, सो वी शुड ऑलवेज अवॉइड यूज सम jargons एंड टेक्निकल वर्ड्स ऑन योर रेज्यूम। वी शुड ऑलवेज यूज अ सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स इन योर रेज्यूम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे रिज्यूम के अंदर। तो रिज्यूम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अ कैंडिडेट शुड बी मेंशन द ईच एंड एवरी पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर। अब ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट शुड बी अ वेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है आपका नाम, योर नेम, देन आता है एड्रेस, आप कहाँ पर रहते हो, देन आता है एज, व्हाट योर एज, देन कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर बोल सकते हो आप, है ना, जो आपका फ़ोन नंबर होता है, एंड देन आता है आपका ईमेल आईडी। ठीक है, एंड एक आता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने नंबर्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ गिनाए, ये सारी चीज़ें आपके पेज के टॉप
पर लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। रेज्यूम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके रेज्यूम के टॉप के लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर नाम, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये 5 चीज़ें होनी ज़रूरी है इन योर रेज्यूम, बट इट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर रेज्यूम एंड द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। देन द सेकेंड पॉइंट इज कमिंग, दैट इज फोटोग्राफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू विल हैव टू स्टिक द फोटोग्राफ ऑफ योर्स। अब फोटोग्राफ क्या होता है, इसको पेस्ट करना है। आपका जो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और आपकी फॉर्मल फ़ोटो होनी चाहिए, कैजुअल लुक नहीं होना चाहिए उसमें। आपकी फॉर्मल फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए और इस फ़ोटो को आप आपके रिज्यूम के टॉप में बट राइट हैंड साइड पे लगाएंगे। राइट हैंड साइड पे आपको रिज्यूम के इसे पेस्ट करना होगा। ठीक है, वी हैव completed the 2 point here. First, your personal information should be mentioned in the left hand side or top of your resume, and your photograph आपको stick करना है, paste करना है right hand side top में आपके resume के। ठीक है, then we have goal statement. गोल स्टेटमेंट, जैसे कि नॉर्मली वेन एवर वी पीपल आर राइटिंग सम लेटर्स एंड ऑल्सो हम वहाँ पे सब्जेक्ट करके लिखते हैं कि क्या सब्जेक्ट है। सो उसी तरीके से रेज्यूम में पीपल हैव टू मेंशन द गोल स्टेटमेंट। अब गोल स्टेटमेंट होता क्या है, अब गोल स्टेटमेंट इट इज़ टोटली रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप किस तरीके से कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश कर पाओगे, कैसे आप कंपनी का साथ दोगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आप हेल्प करोगे। सो आपको एक गोल स्टेटमेंट मेंशन करना है जिससे इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंस होना चाहिए आपको ऑर्गेनाइजेशन के ज्वाइनिंग के लिए। ठीक है, देन वी हैव 4th पॉइंट, दैट इज एजुकेशन। अब एजुकेशनल डेटा, आपका जो भी रिसेंट एजुकेशनल डेटा है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, आप यहाँ पे कैसा होता है, डिग्री जो भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने डिग्री वगैरह पास की है, उसके ग्रेड्स कितने हैं, उसके परसेंटेज कितने हैं, क्या मार्क्स आपने लाया है, कितना रैंक आपने ऑब्टेन किया है, कितने प्राइजेस इन स्कॉलरशिप यू आपको मिले हैं, वो सारी चीज़ें आप क्रोनोलॉजिकली वे में आप 1 by 1 रिटन फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। एंड इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड सो आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं आपकी ये सारी एजुकेशन की सर्टिफिकेट्स को। ठीक है, देन वी हैव वर्क एक्सपीरियंस। इसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस में यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या आपको ऐड करना है। वर्क एक्सपीरियंस समझिए कि इससे पहले आप, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे अब यहाँ पर। अब वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है समझिए, जैसे कि आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियसली काम किया है एंड आपने लास्ट 2 years इन 3 years उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो उस वर्क एक्सपीरियंस का लेटर या फिर आपने जितने भी नंबर्स ऑफ ईयर्स काम किया है, कौन से फील्ड में किया है, उसमें आपको क्या रिवॉर्ड्स मिले हैं, क्या अप्रिसिएशन मिला है, कुछ क्वालिटी की सर्टिफिकेट्स मिले हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वर्क एक्सपीरियंस में ऐड करोगे। यहाँ तक कि आप उस कंपनी का जहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट की है वहाँ का आप नेम, लोकेशन, पोजीशन, आपकी डेजिग्नेशन है ना, आपके अचीवमेंट्स, आपकी पोजीशन, ईच एंड एवरी चीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे का देख लेते हैं हम लोग, है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आती है जैसे कि आपके इंटरेस्ट इन हॉबीज़, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं योर इंटरेस्ट इन हॉबीज़, जैसे कि इट कैन बी स्पोर्ट एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग टीवी एंड ऑल, जो हम कॉमनली वी पीपल आर यूजिंग। सो एज इट इज़ आपका जो भी एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है ये करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जितने भी आप एक्सपर्ट हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आप उन्हें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है अवार्ड्स एंड प्राइजेस। अब अवार्ड्स एंड प्राइजेस क्या होता है कि अगर कोई अवार्ड एंड प्राइज़ में, समझे कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वेबिनार्स एंड सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल या आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स एंड कुछ प्राइजेस मिले हैं तो उसका भी मेंशन आप कर सकते हो, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड इफेक्टिव टैलेंट, है ना। An effective talent refers to the talented and well-skilled and motivated employees of the organization. So ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव एंड पावरफुल कर देती है और बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इंटरव्यूअर को। ठीक है, उसके बाद है
प्रेफरेंशियल कैटेगरीज। अब प्रेफरेंशियल कैटेगरीज क्या होती है? अब जैसे कि स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, प्रेफरेंशियल कैटेगरीज को कॉमनली वो देखते हैं। अगर मैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देख रही हूँ तो वो ज़्यादा इसको चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने जा रहे हो सो वहाँ पे आपकी प्रेफरेंशियल कैटेगरीज को डेफिनेटली देखा जाता है। बिकॉज जो कैटेगरीज होती है, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल कास्ट, ठीक है, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट होती है ओबीसी वगैरह। सो या फिर इन लोगों को, या फिर कोई फ्रीडम फाइटर है जिनका मतलब ग्रैंडफादर ये वो, या फिर कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन है, और आई कैन से फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, डिसेबल पर्सन। सो यहाँ पर इनको क्या कर सकते हैं, अगर वो अपनी कैटेगरीज अपने रेज्यूम में मेंशन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी क्या होता है, उनके लिए सीट्स वगैरह रिजर्व की जाती है। तो उनकी जो सीट्स रिजर्व होती है उसके अकॉर्डिंगली भी उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर समझिए कि 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ 8 को ही सिलेक्ट करना है। मेरा मतलब ये हुआ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ आई नीड ओनली 8 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बट इंटरव्यू देने के लिए कितनी एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, 10। लेकिन उन 10 में से अगर एक एम्प्लॉय ऐसा है जो डिसेबल है या फिर वो किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्सन को ज्वाइन कराना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके बाद है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस क्या होता है ना, आपको कुछ एटलीस्ट 2 रेफरेंसेस प्रोवाइड करना पड़ता है हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, 2 रेफरेंसेस लेते हैं। और ये 2 रेफरेंसेस क्या होता है, आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा, मतलब आप जो लास्ट टाइम जो आप कंपनी में काम करते थे तो वहाँ से भी आपका रेफरेंस मांगा जा सकता है। आपकी बिहेवियर, आपका सोशल बिहेवियर कैसा था, लीगली आप किस तरीके से रहते हो, आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो। एंड इसके अलावा आप किसी भी सुपीरियर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के भी यहाँ पे रेफरेंसेस ऐड कर सकते हो, जिनसे आपकी क्रेडेंशियल्स पता चल सके, ठीक है। देन द लास्ट पॉइंट इज सिग्नेचर, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज सिग्नेचर से ये चीज़ आ जाती है, पता चलता है कि जो भी अबव इंफॉर्मेशन आपने राइट डाउन की है ये आपके ने की है और आप इन सारी चीज़ों से अवेयर हो, ठीक है। क्योंकि कल अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो रिज्यूम को, सो हो सकता है कि रिज्यूम में सामने वाले ने लिखा हो कि उसकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो स्पोर्ट्स है या फिर डांसिंग सिंगिंग है, बट मेरे अंदर वो हॉबीज़ है ही नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती का वो क्यों लिखूँ। सो इससे बेटर है कि आप इस तरीके से आप देख लें और हर जो भी कंटेंट्स या जो नॉर्मली पॉइंट्स, ये बहुत ही नॉर्मल रेज्यूम है जिसको आप फ्रेशर हो, इफ़ यू आर फ्रेशर तो आप इस तरीके से रेज्यूम बनाकर जा सकते हो, ठीक है। सो ये डेटा कैसा होगा, आपका ओन डेटा होगा जो आपने खुद बनाया है, ठीक है। सो चलिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट एंड डिफ़िकल्टीज हो तो आप मेरे को यहाँ पर मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे।